हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए दोस्तों, संसद की संरचना में हम राष्ट्रपति और लोकसभा को पहले ही पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा राज्यसभा। इसमें देखिए राज्यसभा ही बचा है। संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इनमें आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। और लास्ट में हम राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन आंसर का टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और उसमें मैंने टेस्ट में वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम्स में पहले आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होती हैं उनके लिंक अवेलेबल होते रहेंगे और वीडियो से संबंधित जानकारी जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको लाइव टेस्ट और क्विज़ आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी लेक्चर आप कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और एक टॉपिक का लेक्चर आपको अगर एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर का देख सकते हैं। उनसे भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो तीसरे टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आपके कोर्स से संबंधित जितने भी टीचर होंगे सभी का लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। कोई लिमिट नहीं होगी उसकी, कितनी बार और कितने भी टीचर का वो लेक्चर आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने यदि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं और पा सकते हैं 10% का डिस्काउंट। देखिए जैसे कि आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,000 रुपये। लेकिन अगर इसमें आप मेरा SHM कोड यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये मात्र केवल। ठीक है। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो 24 मंथ के लिए आपकी बिना डिस्काउंट की फीस होगी 7,200 रुपये। और इसमें आप मेरा SHM कोड यूज कर देते हो तो आपकी फीस हो जाएगी 6,480 रुपये केवल। ठीक है, 270 रुपये पर मंथ पड़ेगी आपकी फीस 2 साल की डिस्काउंट के बाद। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा राज्यसभा। मैंने आपको बता ही दिया है कि राष्ट्रपति और लोकसभा को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए यह है संसद। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, क्योंकि इन दोनों के बारे में, राष्ट्रपति और लोकसभा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जो संविधान में प्रावधान किया गया है उनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। भाग 5 में संघ। तो इस भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं, मतलब पूरे 100 अनुच्छेद हैं भाग 5 में, जिसमें कि पहला अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में है। इसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके अलावा देखिए संसद में 79 के बारे में दिया गया है, संसद के बारे में। और उसके बाद 80 में दिया गया है राज्यसभा के बारे में और 81 में दिया गया है लोकसभा के बारे में। इनको हम यहाँ पर टिक के साथ भी याद कर सकते हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखिए इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना होगा, सरला। सरला सरला। इसी क्रम में आपको ये 79 में संसद याद हो जाएगा, 80 में राज्यसभा याद हो जाएगा और 81 में लोकसभा याद हो जाएगा। तो ये आपको पहले से भी याद होंगे। तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कह दिया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहने का। और इसके अलावा देखिए इसको द्वितीय सदन भी कहते हैं। द्वितीय सदन राज्यसभा को, और राज्यसभा ही आज के इस लेक्चर में हमें देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए ये है संसद। यहाँ पर हम राज्यसभा की संरचना के बारे में देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, कहाँ से ये चुनकर आते हैं, तो ये सब कुछ अब हम देखते हैं। देखिए राज्यसभा में मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा में मैंने कितना बताया था, 552। और यहाँ पर 250, 250 ये मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें कि 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं।
ठीक है, ये 12 सदस्य जो होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ लोकसभा में इन 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा रहा था, इसी प्रकार से यहाँ पर 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये कौन कौन से विषय से आते हैं ये भी हम देखेंगे, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा में, जिनमें कि 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से आ रहे थे। इसके अलावा 12 सदस्य इन विशेष क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा रहे थे। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। ये भी आपको याद रखना है, हालांकि मैं लोकसभा के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए आपको याद रखना है, देखिए वर्तमान में दोनों में यहाँ 45-45 है, ठीक है, यहाँ 545, यहाँ 245, ये वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं 245 हैं। अब इन 245 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं 233। इसके अलावा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। देखिए ये 4 क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। देखिए 4 क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं उनमें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य के विषय में, विज्ञान के विषय में, कला में और समाज सेवा में, ये 4 विषय होते हैं जिनके विशेषज्ञ को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और ये 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक विषय में ज़्यादा सदस्य हो जाएं दूसरे के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि सभी 4 विषयों में बराबर बराबर सदस्य मनोनीत होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी एक विषय में ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए मैंने आपको बताया था 233 सदस्य ये कौन से होते हैं? ये 233 सदस्य ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यूटी, यूनियन टेरिटरी, तो इन क्षेत्रों के द्वारा ये निर्वाचित होकर आते हैं 233 सदस्य। अब इनका निर्वाचन होता कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए ये 233 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? बहुत आसान है इसको याद करना। मैं लिख देता हूं निर्वाचन कैसा होता है। कैसे या फिर कौन करता है, किनके द्वारा होता है निर्वाचन? तो इसके लिए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, विधानसभा। विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। देखिए जो राज्यसभा में सदस्य चुनकर आते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। अब देखिए आपको यहाँ पर यह समझना है कि ये विधानसभाएं कौन सी होंगी। देखिए आपको पता है कि जिस प्रकार से केंद्र के मामले में संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्य में, राज्य की विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, इसीलिए इनके निर्वाचन में विधानसभा को लिया जाता है। विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब विधानसभा है कहाँ कहाँ पर? देखिए सभी राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में विधानसभा है। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता है। प्लस अब जिन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा हैं उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए दिल्ली प्लस पुदुचेरी, दिल्ली की विधानसभा है, पुदुचेरी की भी विधानसभा है। इसके अलावा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर पहला राज्य था, जम्मू कश्मीर पहला एक राज्य था, तो उसकी तो विधानसभा थी ही। अब जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में जो पहले विधानसभा थी वो अभी भी है, संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, इनमें भी विधानसभा है। तो ये 4 राज्य हैं, ये 4 संघ राज्य क्षेत्र भी हो गए इन राज्यों के साथ, क्योंकि इनमें भी विधानसभा है। तो आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं होगा इसमें, विधानसभा। तो बस आपको यही याद रखना है, विधानसभा। और जहां भी जिस संघ राज्य क्षेत्र में या जिस राज्य में विधानसभा है
उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो देखिए कितना आसान है। इनका निर्वाचन कौन करता है? केवल आपको याद रखना है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा चाहे कहीं भी हो पूरे भारत में, सभी राज्यों में तो है ही, कुछ संघ राज्य क्षेत्र भी हैं, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, जहां पर विधानसभा है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, ये आपको याद रखना है। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा की विशेषताओं में जो एक विशेषता है उसको हम देख लेते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर 1/3 सदस्यों ने जब अवकाश ग्रहण करा तो 1/3 सदस्य जितने अवकाश ग्रहण करेंगे इतने आएंगे भी। यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। देखिए जितने सदस्यों ने अवकाश ग्रहण करा इतने सदस्य निर्वाचित होकर भी तो आएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर संख्या बराबर हो गई। फिर उससे आगे 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर आ जाएंगे, यहाँ भी 2 वर्ष बाद। फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करेंगे और 1/3 सदस्य आ जाएंगे निर्वाचित होकर। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर शुरू में जो 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर आए होंगे तो ये कब अवकाश ग्रहण करेंगे? यहाँ पर आकर 6 वर्ष बाद। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यहाँ पर 1/3 सदस्य गए तो 1/3 सदस्य आ गए और इसके अलावा 2/3 सदस्य यहाँ पर लगातार बने रहे। तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, स्थायी सदन। तो ये हो गया स्थायी सदन, ये कभी भी भंग नहीं होती है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, और ये लगातार बनी रहती है, कभी भी भंग नहीं होती, ये स्थायी सदन होता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। अब इनके अलावा देखिए हम इनके सदस्यों की योग्यता देख लेते हैं। योग्यता वही नॉर्मल होती है, भारत का नागरिक हो। और मैंने आपको बताया था लोकसभा में जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है, लेकिन इसमें 30 वर्ष हो, वह 30 वर्ष का हो चुका हो, तो न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। इसके अलावा देखिए मानसिक रूप से ठीक हो और लाभ के पद पर ना हो। तो ये इसकी योग्यताएं हैं। अब इसके अलावा देखिए हम इसके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं, मतलब सभापति के बारे में। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। और इसके अलावा अगर हम इसमें 11 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 63। 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। 63 में संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। इसके तुरंत बाद 64 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, मतलब यही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये 64 में कहा गया है। यहां मैं लिख देता हूं, राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक है। देखिए 63 में 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में था। इसके तुरंत बाद 64 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। हालांकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये तो आपको पता ही है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसका चयन होता है उपसभापति का। लेकिन उपराष्ट्रपति जो होता है, मतलब जो सभापति होता है, उपराष्ट्रपति यहाँ पर जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे हम देखते हैं, देखिए ये कुछ आर्टिकल हैं, इनको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा से संबंधित ही ये आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्यसभा द्वारा बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का साबित करने पर संसद राज्य सूची पर भी विधि बना सकती है। तो ये तो आपको पता ही है। देखिए केंद्र और राज्य दोनों को अलग अलग विषय बांटे गए हैं विधि बनाने के लिए, लेकिन
अगर राज्यसभा को लगता है कि कोई ऐसा मामला है, राष्ट्रीय हित का मामला है, तो राज्यसभा द्वारा देखिए 2/3 बहुमत से उस राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का साबित करने पर संसद राज्य सूची पर भी विधि बना सकती है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 249। इसके अलावा देखिए राज्यसभा की एक शक्ति और दी गई है यहाँ पर। 312 में कहा गया है राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा गठित कर सकती है। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा गठित कर सकती है। तो ये 2 आर्टिकल हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वही लिखा गया है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह आर्टिकल किसमें है? 64 में। 63 में उपराष्ट्रपति था। उसके तुरंत बाद 64 में ये कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, यही ठीक है। उसके अलावा देखिए कार्यकाल इसका 6 वर्ष होता है, ये मैंने आपको बताया था, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसका भी मैंने कारण बताया था। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से लगातार राज्यसभा में सदस्य बने रहते हैं, तो ये कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के द्वारा इसका चुनाव होता है। और चुनाव कौन लोग करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। आपको बस एक वर्ड याद रखना है, विधानसभा। विधानसभाओं, तो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं या फिर जितने भी संघ राज्य क्षेत्र हैं, जहां भी विधानसभा हैं, उन सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का। तो ये मैंने आपको बता दिया। देखिए विधानसभा आपको याद रखना है, कई बार मैंने आपको बता दिया है, बस एक वर्ड आपको याद रखना है। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही इनका निर्वाचन करते हैं। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति। ये भी आपको याद रखना है, 1/10 सदस्य का होना आवश्यक है किसी भी कार्यवाही के लिए। ये दोनों सदनों के लिए है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए ये शर्त होनी चाहिए कि 1/10 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है। और इसको हम क्या कहते हैं? कोरम या गणपूर्ति। यहाँ लिखा हुआ है गणपूर्ति, ठीक है। देखिए पहले सभापति कौन थे? यहाँ पर पहले सभापति का मतलब आपको याद रखना है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो पहले जो उपराष्ट्रपति होंगे वही सभापति होंगे राज्यसभा के। तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये तो सभी को याद होगा। देखिए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वही राज्यसभा के सभापति थे। इसके अलावा देखिए पहले उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। उपसभापति कौन होता है? ये राज्यसभा से ही चयनित होता है। तो ये उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जबकि सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा वर्तमान में सभापति कौन है? वर्तमान में सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लगा लेते हैं एक छोटा सा टेस्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत आसान है, जो मैं बातें बता चुका हूँ उन्हीं से संबंधित इसमें क्वेश्चन मैंने लिए हैं। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो देखिए राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, और चाहे वो विधानसभा हो, राज्यों में जो विधानसभा होती हैं चाहे वो हो, तो इनमें जो प्रतिनिधित्व होता है वो इनकी जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, आपको जनसंख्या याद रखना है। देखिए जनसंख्या के अनुपात में इनकी सीटों की संख्या ली जाती है, तो आपको जनसंख्या याद रखना है। जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। राज्यों की विधानसभाओं से, देखिए राज्यों की विधानसभाओं से चुनकर तो आते ही हैं। आगे हम देखते हैं राज्यों की विधान परिषदों से, राज्यों की विधानसभा विधान परिषदों से, गलत है। तो देखिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं से। यहाँ पर देखिए ये लिखा है विधानसभा। विधानसभा चाहे राज्यों की हो
चाहे कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की हो, क्योंकि देखिए अब संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी भी विधानसभा हैं, तो यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र भी इसके साथ लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको याद रखना है विधानसभा, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत आसान है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष का, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, देखते हैं पढ़कर। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए। बाकी भी पढ़ लेते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में, गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक दिया है, बाकी सब गलत दिए हैं। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, देख लेते हैं पढ़कर। सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, गलत। देखिए सभी सदस्य आजीवन नहीं होते हैं, 6 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, 6 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल ठीक है, इसको विघटित नहीं किया जाता है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि देखिए प्रत्येक 2 वर्ष में केवल 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2/3 सदस्य तो बने रहे। तो इस प्रकार से देखिए लगातार इसमें सदस्य बने रहते हैं, कभी भी ये भंग नहीं होती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं, इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, गलत है, ये कभी समाप्त होता नहीं है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, गलत है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, ये भी गलत है। देखिए प्रत्येक 6 वर्ष में क्या होता है, उसके सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 6 वर्ष में। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होती है, समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। उसके सदस्य 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2/3 तो बने रहे, इस प्रकार से लगातार राज्यसभा में सदस्य बने रहते हैं, तो वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसी को भी नहीं है, आपको पता है, मैंने कई बार बता दिया है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये 4 विषयों में आते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। इन 4 विषयों में जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और वो 12 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, तो वो है ऑप्शन बी, नरगिस दत्त, 1980 में ये नामांकित की गई थी, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो हमने देखिए इसके बारे में डिस्कस किया था, अनुच्छेद 249, मैंने आपको बताया था, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का साबित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, ये 249 में दिया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, और ये कौन से अनुच्छेद में है? 312 में। 312 में राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वह एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वही अनुच्छेद, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। मैंने कई बार आपको बता दिया है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय हित का साबित कर दे तो संसद उस राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, अनुच्छेद 249। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? देखिए जो अनुसूचियां दी गई हैं 12 अनुसूचियां, तो उसमें चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कहाँ दिया गया है? चौथी अनुसूची में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा का अध्यक्ष, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ये बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी। उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? 64 में। 63 में उपराष्ट्रपति दिया गया है और यही उपराष्ट्रपति 64 में ये दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था, राज्यसभा का अध्यक्ष मतलब सभापति उसका सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आर्टिकल 64 में दिया गया है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो सभापति होने का मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति होने का। ये भी आपको याद रखना है। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो सभापति होने का मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने। भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। किस आर्टिकल में है? 64 में। 64 में ही कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 250। मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, मतलब 250। आगे देखते हैं राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 250 इसका राइट आंसर है, जिसमें कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और 238 सदस्य राज्यों की विधानसभाओं से, राज्यों की और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो वो हुआ था 1952 में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो आपको पता है, देखिए जो मंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी होते हैं वो राज्यसभा से भी बना दिए जाते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। तो वो मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इन ऑप्शन को। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य ये गलत है, राज्यसभा के उपसभापति ये भी गलत है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, मंत्री। ठीक है, क्योंकि देखिए मंत्री वो भी हो सकते हैं जो राज्यसभा के सदस्य हों। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। उसके अलावा जितनी वीडियो होती हैं उनसे संबंधित जानकारी आपको टेलीग्राम पर पहले ही दे दी जाती है। और मैंने आपको देखिए अनअकैडमी पर कोर्स खरीदने के बारे में बताया था, आपको मिल सकता है 10% का डिस्काउंट। उसके लिए आपको अनअकैडमी पर कोर्स खरीदते समय करना होगा मेरा SHAM कोड का यूज। ठीक है, SHAM कोड का यूज करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।